हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज की इस वीडियो लेक्चर 11 में हम इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड मशीन साइकिल को कवर करेंगे। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इंस्ट्रक्शन एवं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन के सेट फॉर्मेट को कवर किया था। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल होता क्या है और कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कहने का क्या मतलब है कि जब भी कोई भी सीपीयू अगर हम कोई भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वहाँ पे हमें एक साइकिल का ज़रूरत होता है, जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये डिस्क्राइब करता है कि जो भी हमारे पास जो कंप्यूटर है किसी भी इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अ प्रोग्राम दैट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंप्यूटर मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारे पास प्रोग्राम है हमारे पास उस प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। उन सभी इंस्ट्रक्शन को द प्रोसेसर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा किस के थ्रू, एक साइकिल के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है मेनली 4 प्रोसेस या 4 स्टेप से होकर गुजरता है। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा इंस्ट्रक्शन फेच। हम इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, मेमोरी से फेच करेंगे। दूसरा, उस इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड करेंगे, जो भी हमारे पास ऑपरेशन को क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। तीसरा, हम क्या करेंगे, इफेक्टिव एड्रेस को रीड करेंगे, कहाँ से, मेमोरी से रीड करेंगे। और चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम क्या किए, इंस्ट्रक्शन को फेच किए, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, फिर हम इफेक्टिव एड्रेस को मेमोरी से रीड करेंगे और उस इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम आ जाते हैं इस डायग्राम के थ्रू, हम समझते हैं, बाद में हम इसका पूरा थ्योरी समझेंगे। तो सबसे पहले होगा क्या कि जो हमारे पास जो सीपीयू के अंदर जो सीक्वेंस काउंटर है, जो जिसका जो क्लॉक पल्स जनरेट करता है, वो इनिशियली में क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो सीक्वेंस काउंटर है वो इनिशलाइज किससे होगा, जीरो से। अब टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को वो मेमोरी से फेच करता है और खुद को क्या कर लेगा, बाद में इंक्रीज कर लेगा। तो प्रोग्राम काउंटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा और ए आर कहने का मतलब क्या है, एड्रेस रजिस्टर को अपना वो जो भी इंस्ट्रक्शन को फेच किया वो एड्रेस रजिस्टर में को दे देगा। फिर और इसके बाद क्या होगा कि एड्रेस रजिस्टर जो है अपना मेमोरी वो किसको दे देगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दे देगा। और प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, खुद को 1 इंक्रीज कर लेगा, ठीक है, 1 इंक्रीमेंट कर लेगा। तो ये जो दो स्टेप था, टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फेच। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रोग्राम काउंटर मेमोरी के पास गया और इंस्ट्रक्शन को फेच किया और उस इंस्ट्रक्शन को एड्रेस रजिस्टर को दे दिया। अब ये जो मेमोरी उस एड्रेस रजिस्टर का जो भी मेमोरी होगा किस में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगा। और प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे क्या कर लेगा, खुद को 1 इंक्रीज कर लेगा। अब हमारे पास आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, डिकोड होगा। जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन था वो फेच होने के बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में डिकोड होगा। डिकोड कहने का क्या मतलब है हमारे पास कि इस स्टेप में जो भी हमारे पास जो इनकोडेड इंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे अभी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया। तो जो भी हमारे पास जो उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी हमारे पास इनकोडेड इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, वो इंटरप्रेट होगा किसके द्वारा, डिकोडर के थ्रू। यहाँ पे किस में होगा, वो डिकोड में होगा। तो डिकोड में क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कोई भी एक जनरल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में टोटल 16 बिट हो गया, तो हमारे पास जो 12 से 14 बिट होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑपकोड। ऑपकोड कहने का मतलब क्या है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो डिकोड ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म कर रहा होगा, जो भी हमको यहाँ पे ऑपरेशन को क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसमें होगा कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो 0 से 11 जो बीट है, जो हमारे पास जो ऑपरेंड है, वो किस में आ जाएगा, अगेन एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा। और यहाँ पे हम आई का वैल्यू को चेक करेंगे। आई कहने का क्या मतलब है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 15 नंबर बीट, 15 नंबर बीट क्या शो करता है, हमारे पास मोड को शो करता है। तो मोड हम यहाँ पे दो तरीके से देखेंगे, या तो डायरेक्ट मोड होगा या फिर इनडायरेक्ट मोड होगा। अगर हमारे पास आई का जो वैल्यू है अगर वो हमारे पास 1 हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है वो कहाँ से रीड होगा, वो मेमोरी से रीड होगा, ठीक है। और जो भी रिक्वायर्ड डाटा है उसको हम मेन मेमोरी से फेच करेंगे और उसको हम किसके ऊपर प्लेस कर देंगे, डाटा रजिस्टर के। और अगर हमारे पास आई का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि ये हमारे पास जो डाटा और जो एड्रेस को जो फेच करना है वो हमारे पास डायरेक्टली कहाँ से हो जाएगा, डाटा रजिस्टर के पास ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आई का वैल्यू अगर 1 है तो हम जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन उसको हम फेच करेंगे कहाँ से, मेमोरी से फेच करेंगे, उसको डाटा रजिस्टर में प्लेस कर देंगे। तो वही है यहाँ पे
कि हम जो डिकोड कर रहे हैं वो ऑपकोड के ऑपरेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि हमको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो कहाँ पे होगा, हमारे पास 12 से 14 बीट के अंदर। और फिर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो 0 से 11 जो है वो ऑपरेंड जो है उसको हम किसके अंदर डालेंगे, एड्रेस रजिस्टर को दे देंगे। और यहाँ पे इन सभी काम को कौन करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मोड में रेफरेंस लेके किया जाएगा। तो ये हमारे पास था सेकेंड स्टेप डिकोड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर हम ऑपकोड की बात करें तो ऑपकोड में हमारे पास जनरली कितने बीट होंगे, 12, 13 एंड 14, टोटल हमारे पास 3 बीट होंगे ऑपकोड में। तो 3 बीट से हमारे पास टोटल 8 फॉर्मेट बनेगा। तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस में हम जब कवर किए थे वहाँ पे हमने देखा था कि जब हमारे पास जो है D0 से लेकर D6 तक का जो वैल्यू है, इसमें हमेशा ही हमारे पास क्या होगा, मेमोरी रेफरेंस रजिस्टर काम करता है। और D7 में जब हमारे पास वैल्यू जो है 111 होगा, करने का मतलब कि ऑपकोड का जो वैल्यू है 111 होगा, तो हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस या फिर इनपुट आउटपुट रेफरेंस काम करेगा। 111 के अलावा बाकी सभी केस में हमारे पास कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी रेफरेंस एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे D7 का वैल्यू। अगर D7 का वैल्यू अगर 111 है, इसका मतलब हमारे पास कौन सा रेफरेंस हो जाएगा, रजिस्टर या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और अगर D7 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसका मतलब हमारे पास कौन सा परफॉर्म होगा, हमारे पास मेमोरी रेफरेंस। करने का मतलब कि ये 6-7 ऑपरेशन यहाँ पे जो है D0 D1 से लेकर D6 ये हमारे पास मेमोरी रेफरेंस हो जाएगा। और D7 में हमारे पास हमेशा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम डिसीजन ले लेंगे कि कौन सा रेफरेंस यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी रेफरेंस होगा या फिर रजिस्टर और इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूट होगा। ये किसके बेसिस पे होगा, D7 के बेसिस पे। तो अगर D7 का वैल्यू हमारे पास 11 है तो हमारे पास रजिस्टर या फिर इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में हमारे पास कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी रेफरेंस एग्जीक्यूट होगा। फिर हम आगे आ जाते हैं। अगर फिर से हम आगे जाके हम आई का वैल्यू चेक करेंगे कि अगर हमारे पास D7 का जो वैल्यू है वो तो 11 है, लेकिन अगर आई यहाँ पे क्या होता है, मोड, अगर आई का जो वैल्यू वो 0 है तब हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। और अगर आई का वैल्यू 0 है तो फिर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। हमने इनपुट आउटपुट रजिस्टर और मेमोरी रेफरेंस इन तीनों को पिछले वीडियो में लेक्चर में कवर कर रखा है, आप वहाँ से एक बार अगर देख लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास D7 का वैल्यू अगर 11 नहीं है, बाकी सारे केस में हमारे पास मेमोरी रेफरेंस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से हम आई का वैल्यू यहाँ भी चेक करेंगे। अगर आई का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, मेमोरी से एड्रेस को उठाते हैं और वापस से रजिस्टर में क्या करते हैं, डाल देते हैं, उस मेमोरी को पुट कर देते हैं। और अगर हमारे पास आई का वैल्यू 0 है, इस केस में हमारे पास डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट में हमारे पास यहाँ पे कोई भी नथिंग होगा, और दोनों में ही केस में हमारे पास कौन सा, मेमोरी रेफरेंस एग्जीक्यूट होगा। जब एक बार इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया उसका तो वापस से सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा 0 को, और वापस से सारे प्रोग्राम फिर से क्या होंगे, दूसरा इंस्ट्रक्शन के लिए फिर से ये इंस्ट्रक्शन साइकिल रन करेगा। तो ये सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को फेच किए थे, कहाँ से, मेमोरी एड्रेस से फेच किए थे, जिसमें प्रोग्राम काउंटर हेल्प किया था। फिर हमने उसको डिकोड किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड, जो भी हमारे पास वहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म कराना था, किसके द्वारा हो रहा था, इंटरप्रेटर के द्वारा डिकोड हो रहा था। फिर हम इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे चेक किए थे कि वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। फिर हम लास्ट में उस इंस्ट्रक्शन को क्या कर दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। तो आप यहाँ से थ्योरी को एक बार पढ़ सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल में भी सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी मेन मेमोरी से हम एक इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, फिर कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगा, यहाँ पे डिकोड करेगा कमांड को, और तीसरे स्टेप में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, किसके द्वारा, ALU के द्वारा सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर ये 3 ऑपरेशन होता है कि फेच हो रहा है, डिकोड हो रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शंस आएगा। लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हम उस इंस्ट्रक्शन को वापस से मेमोरी में स्टोर कर दिए तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप। तो हमारे पास कौन सा साइकिल कहलाएगा, मशीन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल में क्या अंतर है, कि अगर हम सिर्फ फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल हो जाएगा। अगर हम फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट के साथ उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहे हैं वापस से मेमोरी में, तो हमारा क्या कहलाएगा, मशीन साइकिल कहलाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।